एक शानदार जहाज की डेक पर जब मेहमान एक सुंदर गाने पर नाच रहे होते हैं तभी एक गंभीर हादसा होता है। एक रहस्यमय आदमी लीवर खींचता है और एक स्टील की रस्सी डीली होकर हॉल के पार जाती है, जिससे सभी यात्री दो हिस्सों में बंट जाते हैं। केटी, जो जहाज पर अकेली एक युवा महिला है, बिना किसी चोट के बच जाती है क्योंकि वह छोटी है और रस्सी की ऊंचाई तक नहीं पहुंचती, लेकिन वह अपनी आंखों के सामने पूरे क्रू मेंबर्स को डरावने तरीके से मरते हुए देखती है। 40 साल बाद एक डूबे हुए जहाज के बचाव मिशन के दौरान ईपीएस को पता चलता है कि जहाज फिर से डूब रहा है। वह वहां जाती है और उस छेद को बंद करने का निर्णय लेती है जिससे समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। मुंड और डॉज की मदद से वह अपना लक्ष्य पूरा कर लेती है। जब वह किनारे पर पहुंचती है तो उसकी टीम एक और सफल मिशन का जश्न मनाने के लिए निकलती है। वहीं कप्तान मर्फी और उनकी टीम बार में इकट्ठा होते हैं। तभी जैक एफमैन नाम का एक आदमी आता है और बताता है कि वह मैकेंजी बे वेदर पेट्रोल का हिस्सा है। पिछले महीने समुद्र के ऊपर उड़ते समय उसने बेरिंग स्ट्रेट में एक छोड़ा हुआ जहाज पाया। जैक कहता है कि वह उस इनाम का 20% हिस्सा लेगा जो टीम को जहाज को वापस किनारे पर लाने पर मिलेगा। ये जानकर कि ऐसा जहाज लाखों डॉलर का हो सकता है, कप्तान मर्फी और उनकी टीम बिना सोचे समझे मिशन स्वीकार कर लेते हैं। जैक कहता है कि वह उनके साथ जाएगा ताकि वे छोड़े गए जहाज का सही स्थान ढूंढ सकें। जब सैंटोस नाव चला रहा होता है, वह रडार पर 16 किलोमीटर दूर एक तैरती हुई चीज पाता है। वह तुरंत कप्तान को बताता है कि जहाज पास में है। मर्फी अपनी पूरी टीम को बताता है कि उत्तर दिशा में एक जहाज है, लेकिन उसे पूरी जानकारी नहीं होती। जहाज जहां था वहां सैंटोस नाव की रफ्तार धीमी कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक बुल लाइट्स की मदद से पायलट को यह समझ में आता है कि जहाज ठीक उसके सामने है और उसे तुरंत ब्रेक लगानी पड़ती है। उसी समय डॉज जहाज के बाहर होता है और टक्कर के कारण समुद्र में गिर जाता है, लेकिन वह रस्सी पकड़कर वापस जहाज पर चढ़ने में सफल हो जाता है और बाल बाल बच जाता है। टक्कर के बाद कप्तान मर्फी कोशिश करते हैं कि एंटोनिया ग्राजा के किसी भी संभावित बचे हुए व्यक्ति से संपर्क करें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जहाज पर कोई नहीं है। मर्फी बताते हैं कि वह इस जहाज को पहचानते हैं जो 21 मई 1962 को गायब हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि जहाज ने मदद के लिए कोई संकेत नहीं भेजा था। एंटोनिया ग्राजा अचानक गायब हो गया था और फिर कभी नहीं देखा गया। चूंकि इस जहाज को 40 साल से खोजा जा रहा है, टीम को पता है कि इस बचाव मिशन से उन्हें बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। वे इसे किनारे पर लाने की योजना बनाते हैं। इसके लिए उन्हें जहाज के हर कोने की जांच करनी होगी। मर्फी सभी को सतर्क रहने के लिए कहते हैं क्योंकि 40 साल की जंग ने जहाज की फर्श को कमजोर बना दिया हो सकता है, जो दलदल जैसा हो सकता है। जांच के दौरान टीम को पता चलता है कि न केवल सभी लाइफ बोट गायब हैं, बल्कि आपातकालीन लॉकर भी खाली हैं। मुख्य हॉल से गुजरते समय मर्फी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय जब मुंड एक दीवार घड़ी के पास पहुंचता है तो घड़ी अचानक बजने लगती है। डरावने पल के बाद समूह अपनी खोज जारी रखता है और यह भी नहीं देख पाता कि मेज पर रखे पासे खुद ब खुद हिलकर वेलकम का संदेश बना देते हैं। मर्फी बताते हैं कि उस जहाज पर 600 से ज्यादा यात्री थे और वे सभी यूरोप के उच्च समाज से थे। जब समूह जहाज के दूसरे माले पर पहुंचता है, मुंड जांच में सबसे आगे होता है। तभी फर्श उसके पैरों के नीचे से टूट जाती है और वह गिरने वाला होता है। जब उसके दोस्त उसे गिरते हुए देखते हैं तो वे तुरंत मिलकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ईपीएस एक लड़की के भूत को उसे नीचे देखते हुए देखती है। मुंड को बचाने के बाद ईपीएस फिर नीचे देखती है, लेकिन वह लड़की गायब हो चुकी होती है। वह ऐसा करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपनी खोज जारी रखती है, लेकिन मर्फी समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ अजीब हुआ है। महिला की चिंता करते हुए कप्तान उसके साथ रहने का फैसला करते हैं और उसे लॉग बुक खोजने में मदद मांगते हैं। खोज के दौरान डॉज को एक डिजिटल घड़ी मिलती है और वह समझ जाता है कि उनकी टीम पहली टीम नहीं है जो इस छोड़े हुए जहाज पर पहुंची है, क्योंकि 1962 में डिजिटल घड़ियां नहीं थी। चूंकि अंधेरा हो चुका है और वे साफ नहीं देख पा रहे हैं, मर्फी अपनी टीम को आराम करने की सलाह देते हैं ताकि वे अगली सुबह जहाज को खींचने की तैयारी कर सकें। जब समूह अपने जहाज पर लौटता है, जैक कप्तान से पूछता है कि वह यूरोपीय जहाज बेरिंग स्ट्रेट में कैसे पहुंचा। इस पर मर्फी मैरी सेलेस्ट नामक जहाज की कहानी सुनाते हैं। यह जहाज सिविल वॉर के दौरान चार्ल्सटन से चला था। जहाज लंदन जा रहा था, जिसमें बहुत सारा कपास लदा हुआ था। यात्रा शुरू करने के 2 महीने बाद इसे लीबिया की राजधानी त्रिपोली के पास मछुआरों ने देखा। मछुआरों ने जहाज पर कोई यात्री, कोई क्रू और यहाँ तक कि कप्तान तक नहीं पाया। मर्फी के अनुसार लॉग बुक की आखिरी एंट्री के 59 दिन बाद जहाज ने महासागर में 8000 किलोमीटर का सफर तय किया, जिब्राल्टर की चट्टान को पार किया और बिना किसी के नियंत्रण के भूमध्य सागर में पूरी रफ्तार से दाखिल हो गया। इस घटना की एकमात्र व्याख्या यह है कि मैरी सेलेस्ट एक भूतिया जहाज था। मर्फी को लगता है कि वे भी शायद कुछ ऐसा ही सामना कर रहे हैं। हालांकि ईपीएस ने किसी को जहाज पर देखी गई भूतिया लड़की के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। जैक ये महसूस करता है कि महिला तब से बहुत परेशान है जब से वह जहाज पर आई है। जब जैक ने उससे सवाल किया तो ईपीएस ने उसे डेक पर देखी लड़की के बारे में बताया, लेकिन यह बात करते हुए वह लड़की अचानक गायब हो जाती है। महिला को दिलासा देने के लिए जैक कहता है कि जब वह लंबे समय तक ड्राइविंग करता है तो उसे भी ऐसे दृश्य नजर आते हैं। ईपीएस उसका समर्थन करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। सुबह के समय ईपीएस, मुंड और डॉज जहाज के संरचनात्मक नुकसान की जांच करने जाते हैं और जहाज में एक बड़ा छेद पाते हैं। सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि जहाज हाल ही में टकराया था और अगर नुकसान को ठीक नहीं किया गया तो वह जल्द ही डूब जाएगा। इसलिए जहाज को खींचने से पहले टीम को उस छेद को बंद करना होगा। उनके पास ये काम पूरा करने के लिए सिर्फ 3 दिन है, क्योंकि अगर एंटोनिया ग्राजा को समय पर नहीं रोका गया तो वह धारा के साथ बहते हुए चट्टानों से भरे द्वीप समूह से टकरा जाएगी। मुंड इंजन रूम की ओर जाता है, जबकि ईपीएस बाथरूम में पहुंचती है। वहां उसे एक खाली स्विमिंग पूल में कई कारतूस बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे कि वहां गोलियां चलाई गई हों। उस समय वह पूल की सीढ़ियां चढ़कर रेडियो लेने जाती है ताकि अपनी टीम को इस खोज के बारे में बता सके, लेकिन तभी वह केटी के भूत से सामना करती है और डर के कारण एक हादसे का शिकार हो जाती है। कप्तान के ऑफिस में चलते हुए मर्फी बाथरूम की सिंक
टैंक में खून से सना एक रेजर पाते हैं और सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। जांच के दौरान उन्हें एक साफ गिलास में पेय पदार्थ नजर आता है और वह उसे पीने का निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह पहला घूंट लेने वाले होते हैं, मर्फी शीशे में अपनी परछाई देखते हैं और वहां पूर्व कप्तान की छवि नजर आती है। डर कर वह तुरंत वहां से चले जाते हैं। गिरने से हुए हल्के बेहोशी से उठने के बाद ईपीएस पूल में जैक से टकराती है, जो उसे पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। हालांकि उनमें से कोई भी यह नहीं देख पाता कि जहां गोलियों के छेद थे वहां से खून बह रहा है। अचानक पूरा पूल लाल तरल से भर जाता है, जिसमें उन लोगों के शव तैर रहे हैं जिन्हें गोली मारी गई थी। ईपीएस और जैक लॉन्ड्री रूम की ओर बढ़ते हैं, जो पूरी तरह पानी में डूबा होता है। उनका उद्देश्य जहाज के आगे के हॉल तक पहुंचना है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, उन्हें पानी की बड़ी मात्रा नजर आती है, जिसमें कई शव छुपे हुए होते हैं और जिन्हें 1 महीने से भी कम समय पहले वहां रखा गया था। इसी समय जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वह अपने आप बंद हो जाता है और वे बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए वे मुख्य हॉल में घुसने का फैसला करते हैं। मुख्य हॉल में ग्रीर एक हाल ही में इस्तेमाल की गई एस्ट्रे पाता है। लिपस्टिक का निशान देखकर उसे लगता है कि यह ईपीएस का है। वह बिना ध्यान दिए वहां से चला जाता है, जबकि फ्रांसिस्का उसे देख रही होती है। आगे के सेलर से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए जैक को एक सुंदर जगुआर वाहन नजर आता है। उसे देखकर वह चकित हो जाता है, क्योंकि बचपन में वह ऐसा वाहन रखने का सपना देखता था। अचानक ईपीएस एक बॉक्स के अंदर कुछ हरकत देखती है। जब वह बॉक्स खोलती है तो वहां चूहों का एक बड़ा झुंड और सोने की छड़ें होती हैं। जल्द से जल्द वहां से निकलने और अपने दोस्तों को खोजने के लिए वे सारा सोना छोड़ देते हैं और अपनी खोज जारी रखते हैं। तभी ईपीएस रेडियो पर अपने दोस्तों की आवाज सुनती है, जो मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। वह आवाज के पीछे पीछे रसोई में पहुंचती है। जब वह वहां जाती है तो फ्रिज खोलती है और चौंक जाती है। मुंड और डॉज, जो चादरों के बीच छुपे होते हैं, टॉर्च जलाकर चिल्लाने लगते हैं। जब ईपीएस को पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसे डराने के लिए एक चाल चली है, तो वह गुस्से में आ जाती है और उन्हें डांटती है। ईपीएस अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके उन्हें बताती है कि उसने लॉन्ड्री रूम में तैरते हुए शव पाए हैं। इसके बाद पूरी टीम कार्गो कंपार्टमेंट में सोने की छड़ें इकट्ठा करने के लिए लौटती है। वहां उन्हें सोने से भरे कई बॉक्स मिलते हैं। यह जानकर कि यह खजाना लाखों डॉलर का है, टीम के सदस्य अमीर होने की खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन उनके दोस्तों के विपरीत ग्रीर को तुरंत शक होता है कि कुछ गलत है। वह कहता है कि इतना सारा सोना किसी पर्यटक जहाज पर होना असामान्य है। जब वह देखता है कि सभी छड़ों पर मौजूद निशान मिटा दिए गए हैं, तो ग्रीर कहता है कि यह सोना चोरी का है और दावा करता है कि यह जहाज शापित है। ग्रीर बताता है कि मुख्य हॉल की तलाशी लेते समय उसने एक महिला की आवाज में गाना सुना, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सुनकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कप्तान कहता है कि टीम कुछ गलत नहीं कर रही है, क्योंकि समुद्री कानून के अनुसार अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जो कुछ भी मिलता है वह खोजने वाले का होता है। ग्रीर अपने दोस्तों को समझाता है कि उन्हें इस सोने को लेकर वापस जहाज पर जाना चाहिए और वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। इस बीच सैंटोस जहाज की मरम्मत कर रहा होता है। ग्रीयर इंजन चालू करता है और मर्फी ईपीएस की मदद से ट्रॉली पर सोने की छड़ें लोड करता है। तभी केटी प्रकट होती है और टीम से चिल्लाकर कहती है कि वे रुक जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने जहाज चालू किया तो वे सभी मारे जाएंगे। यह कहने के बाद लड़की समुद्र में गिर जाती है। इससे पहले कि वह ग्रीर को चेतावनी दे सके, ग्रीर बटन दबा देता है और एक बड़ा विस्फोट हो जाता है, जो सैंटोस और मुंड को भी चपेट में ले लेता है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर ईपीएस पानी में कूदकर उनकी मदद करने की कोशिश करती है और मुंड और ग्रीर को बचाने में सफल हो जाती है। लेकिन सैंटोस अपनी जान गंवा देता है। अपने दोस्त की मौत से गुस्से में डॉज जैक पर हमला करता है और उसे इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराता है कि उसने टीम को दुनिया के इस सुदूर हिस्से में भेजा। अब जीवित बचने का एकमात्र तरीका एंटोनिया ग्राजा को ठीक करना है। लेकिन ग्रीर इस विचार से असहमत है और सुझाव देता है कि टीम एक नाव बनाकर जल्द से जल्द जहाज से उतर जाए। हालांकि बाकी सभी इस योजना से सहमत नहीं होते। ईपीएस का समर्थन करने की बात करते हुए ग्रीर बहस के दौरान अपना आपा खो देता है और अपने दोस्त की नाक पर मुक्का मार देता है। जबकि क्रू आपस में बहस कर रहे होते हैं, मर्फी खुद को दोषी मानते हुए अलग थलग हो जाते हैं, क्योंकि सैंटोस की मौत का कारण उनके द्वारा ग्रीर को जहाज का इंजन चालू करने का आदेश देना था। भूतिया जहाज पर बिना भोजन के फंसे होने के कारण डॉज और मुंड जोखिम उठाने का निर्णय लेते हैं। भूख से बेहाल होकर वे डिब्बा बंद खाना खाने का फैसला करते हैं। मुंड जब बीन्स छकता है तो कहता है कि खाना स्वादिष्ट है और डॉज भी उसके साथ खाना शुरू कर देता है। हालांकि जब वे कई चम्मच खा लेते हैं तो उन्हें स्वाद में बदलाव महसूस होता है। जब वे बर्तन की ओर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि बीन्स कीड़े से भरे हुए हैं। इस बीच ग्रीर शराब की बोतल पीते हुए पछताते हैं कि उन्होंने समय पर कोस्ट गार्ड को नहीं बुलाया। अपनी मंगेतर की तस्वीर को देखते हुए वह कहता है कि वह शादी के लिए समय पर उसके पास लौटेगा। दूसरी ओर ईपीएस केटी की तलाश में बेडरूम की ओर जाती है। अचानक वह देखती है कि दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं और वह डर जाती है। लेकिन वह लड़की के कमरे से आती गुनगुनाहट की आवाज से विचलित हो जाती है। जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो ईपीएस देखती है कि केटी के ड्राइंग उसकी अलमारी के दरवाजे पर चिपके हुए हैं। जब वह अलमारी खोलती है तो उसे केटी का कंकाल मिलता है। इस सदमे से उबरने के बाद वह उस हार को उठाती है जो लड़की की गर्दन में लटका हुआ था। हार के लटकन में उसे केटी के माता पिता की तस्वीर मिलती है। अचानक केटी का भूत प्रकट होता है और वह ईपीएस को बताती है कि वह न्यूयॉर्क में अपने माता पिता से मिलने जा रही थी। डर के मारे ईपीएस हार लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके हाथों से गुजर जाता है। उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में एक भूत से बात कर रही है। केटी बताती है कि अपनी जान गंवाने के बाद ज्यादातर आत्माएं अपने परिवारों से मिल पाने के लिए स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इस जहाज पर जान गंवाने वाले लोग यहाँ फंसे हुए हैं। केटी यह भी कहती है कि जब एंटोनिया ग्राजा आत्माओं से भर जाएगा और उसका कोटा पूरा हो जाएगा तो हर किसी को नर्क में ले जाया जाएगा। उसी समय कमरा हिलने लगता है और दीवारें खून से रंग जाती हैं। केटी ईपीएस को सलाह देती है कि वह उस जहाज से निकल जाए
जब तक कि वह ऐसा कर सकती है और फिर गायब हो जाती है। शराब की एक बोतल अकेले पीने के बाद ग्रीर मतिभ्रम करने लगता है। उसे धीरे धीरे जहाज का सैलून बैठक कक्ष आकार लेते हुए दिखता है। स्थान फिर से वैसा हो जाता है जैसा कि जब क्रू जीवित था और ग्रीर फ्रांसिस्का से मिलता है, जो उसके गाल पर किस करने के लिए पास आती है। फिर महिला उससे नृत्य करने के लिए कहती है और ग्रीर तय करता है कि वह उसे किस करेगा, क्योंकि उसे पता है कि फ्रांसिस्का जीवित नहीं है और यह केवल एक भ्रांति है। उसे लगता है कि वह अपनी मंगेतर के प्रति धोखा नहीं दे रहा है, इसलिए जब फ्रांसिस्का उसे ललचाती है तो ग्रीर बिना सोचे समझे उसके पीछे चलता है। जब वह उसे छूने की कोशिश करता है तो वह घातक रूप से गिर जाता है। कप्तान के कमरे में झपकी लेने के दौरान मर्फी शराब की बोतल को हिलते हुए सुनता है और जाग जाता है। जब मर्फी अपने सामने देखता है तो वह एंटोनिया के पूर्व कप्तान को देखता है। फिर वह आदमी मर्फी को जहाज की लॉगबुक देता है और बताता है कि कार्गो होल में पाए गए सोने के बॉक्स लॉरेली नामक जहाज से प्राप्त किए गए थे, जो एंटोनिया ग्राजा के गायब होने से 2 दिन पहले था। लॉरेली जहाज महासागर में बिना किसी जीवित यात्री के तैरता हुआ मिला था। उस सोने को चुराने के बाद कप्तान और उसके क्रू को वही बुरा हाल हुआ। डर के मारे मर्फी अपने दोस्तों को यह खबर देने जाता है और सैंटोस के भूत से मिलता है, जो उसे परेशान करने लगता है। वह आदमी दावा करता है कि कप्तान की गलत योजना के कारण उसकी आत्मा अब इस जहाज पर फंसी हुई है। डर के मारे मर्फी भागने की कोशिश करता है और ईपीएस से मिलता है। हालांकि उसे देखकर मर्फी धोखा खा जाता है और सैंटोस की छवि को ठीक सामने देखता है। यह भ्रांति उसे यह विश्वास दिलाती है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए मर्फी अपनी दोस्त पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन ईपीएस खुद को बचाने के लिए उसका सिर एक धातु की वस्तु से मार देती है। गुस्से में मर्फी उठता है और एक बंदूक उठाता है ताकि महिला को मार सके। ठीक उसी समय जैक आता है और कप्तान को बेहोश कर देता है। यह सुनकर कि मर्फी ने ईपीएस को खत्म करने की कोशिश की थी, मुंड और डॉज उसे गिरफ्तार करने का फैसला करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह टीम के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। सुबह होते ही ग्रुप जहाज के चारों ओर तलाश करता है। वे ग्रेयर को ढूंढ रहे हैं लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। वे मानते हैं कि वह अभी भी गुस्से में है और अकेला रहना चाहता है, इसलिए वे उसके बिना ही जहाज की मरम्मत शुरू करने का फैसला करते हैं। दिन के अंत तक टीम ने बहुत अच्छा काम किया और जहाज में गुस्सा अधिकांश पानी को बाहर निकालने में सफल हो गई। फिर से अंधेरा हो रहा था जब ईपीएस ने ग्रेयर को फिर से ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि उसे उसके बारे में चिंता होने लगी थी। खोज के दौरान वह कैटी से मिलती है, जो उसे यह दिखाने आती है कि ग्रेयर का शरीर कहाँ है। उस समय युवा महिला ईपीएस के कंधे को छूती है और उसे वह दृश्य दिखाती है जो उस रात हुआ था जब जहाज के क्रू को खत्म किया गया था। सच यह था कि एक बड़ी साजिश चल रही थी और रसोइयों ने सूप में चूहे का जहर डाल दिया था ताकि वे उसे अतिथियों को दे सकें। फिर एक स्टील की रस्सी का इस्तेमाल लोगों के शरीर को सैलून में आधे में काटने के लिए किया गया था, लेकिन कैटी बच निकली और भागने की कोशिश की थी। फिर उसे पकड़ लिया गया और उसने देखा कि बाकी सभी क्रू मेंबर्स को एक अपराधियों के समूह द्वारा खत्म किया जा रहा था। सैकड़ों लोगों को खत्म करने के बाद एक गैंग सदस्य अपने सहयोगियों के खिलाफ हो गया और सभी को खत्म कर दिया ताकि वह फ्रांसिस्का के साथ भाग सके। लेकिन अंत में उसे भी धोखा दिया गया और एक गोली से उसकी जान ले ली गई। फिर गायक का प्रेमी आया और उसे चूमने के बाद उसे एक डरावने जाल में फंसा दिया। जब वह अपनी जान खो देती है तो वह आदमी उसे चिह्नित करता है और जब ईपीएस ने उसका चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि जैक वह था जिसने 40 साल पहले उस साजिश को अंजाम दिया था। सच्चाई का पता चलने के बाद वह मर्फी से मिलने के लिए दौड़ती है और पाती है कि उसे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जैक ने पानी की वाल्व खोल दी थी ताकि कप्तान को डुबो दिया जा सके। निराश महिला कांच तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मर्फी ने कुछ मिनट पहले अपनी जान खो दी थी और अब उसे वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। कुछ मिनटों तक रोने के बाद ईपीएस खुद को संभाल लेती है और दौड़कर अपनी केवल 2 दोस्तों को खबर देने जाती है जो अभी भी जिंदा है। महिला पूछती है कि मुंड कहाँ है और कहती है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलना होगा, क्योंकि उन्हें मरम्मत करने के लिए यहाँ लाया गया था। तभी जहाज पर जैक आता है और कहता है कि उसने मर्फी को निर्जीव देखा है। फिर वह पूछता है कि क्या हुआ। डरते हुए ईपीएस कहती है कि उसे नहीं पता कि हादसा कैसे हुआ और डॉस से कहती है कि वह केबिन में रहे, जबकि वह मुंड के पीछे जाती है। अपनी दोस्त को एक बंदूक देते हुए ईपीएस मुंड से मिलने जाती है, जो जहाज के छेद में और अधिक रास्ते देखने के लिए डाइविंग कर रहा होता है। डाइविंग के दौरान मुंड धारा में बह जाता है और उसका शरीर इंजन कक्ष के गियर्स से टकरा जाता है। जब ईपीएस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए साइट पर पहुंचती है तो वह महसूस करती है कि पानी खून से सना हुआ है और वह मुंड के शरीर के कुछ हिस्से नीचे चिपके हुए पाती है। तभी जैक तय करता है कि वह ईपीएस से मिलने जाएगा, लेकिन डॉज उसे इंतजार करने का आदेश देता है जब तक महिला वापस नहीं आ जाती। हालांकि जैक जोर देता है कि वह जाने के लिए तैयार है और कहता है कि डॉज एक कमजोर व्यक्ति है जो ईपीएस की हर बात मानता है। यह कहने के बाद जैक उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो डॉज बंदूक उठाता है और उसे सीने में गोली मार देता है। उसे लगता है कि उसने अपराध किया है। वह डर से भाग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जैक अपनी आंखें खोलता है और उसके बाद दौड़ता है। जब वह ईपीएस से मिलता है तो डॉज को महसूस होता है कि महिला जहाज को डुबोने की योजना बना रही है और वह उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह बम को सक्रिय करने वाला बटन दबाने वाली होती है, उसे एहसास होता है कि उसकी दोस्त अजीब तरीके से और आक्रामक तरीके से व्यवहार कर रही है। ईपीएस को संदेह होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और जल्द ही वह यह पता लगाती है कि डॉज गायब है। सच तो यह है कि जैक ने उसे खत्म कर दिया था और वह उसे धोखा देने की योजना बना रहा था ताकि ईपीएस को जहाज ठीक करने के लिए मना सके, लेकिन महिला ने उसकी धोखाधड़ी का पता जल्दी ही लगा लिया। भूत उसे बताता है कि निर्दोष आत्माएं जैसे कि कैटी को निशान नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह उनका नियंत्रण नहीं कर सकता। जब जैक समझता है कि ईपीएस अपनी जान बचाने के लिए भी बातचीत करने को तैयार नहीं है तो वह उसे एक लोहे की छड़ी से मारता है। जैसे ही महिला पानी में गिरती है वह उसके पीछे कूदता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ईपीएस उसकी टांग में हार्पून से हमला करती है और उस हमले को विफल कर देती है। फिर वह उठती है और गोली चलाने के बजाय वह बंदूक का इस्तेमाल करके
के बम को सक्रिय करती है जो पूरे डेक को उड़ा देता है। इस समय जहाज डूबने लगता है और अंदर फंसी सारी आत्माएं स्वतंत्र हो जाती हैं। ईपीएस को खतरे में देख कैटी आती है और उसे मलबे से बाहर निकालने में मदद करती है। जब वह समुद्र में पहुंचती है तो वह सतह पर तैरकर वापस आती है और क्रू के सभी सदस्य को देखती है जो उसके सामने ही गायब हो रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद जब ईपीएस समुद्र में तैरते हुए एक सोने के बॉक्स में फंसी